नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री टाइमलाइन। हिस्ट्री टाइमलाइन एक इतिहास पढ़ने के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। अगर आप हिस्ट्री टाइमलाइन आपको याद नहीं है तो घटनाओं को तिथियों के साथ या इन डेटों के साथ जोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे मुगल काल, तो आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना जाना चाहिए 1526 का पानीपत का पहला युद्ध। जैसे मौर्य काल पूछते हैं या हरेक वंश पूछते हैं, तो अगर आपको डेट सही से याद नहीं होंगी तो पता नहीं कि मौर्य काल पहले आया था या मुगल काल पहले आया था या हर्यक वंश पहले आया था। तो इस तरह से जो टाइमलाइन है, अगर इसको आप एक बार पूरा कंप्लीट याद करेंगे तो आपको हिस्ट्री में बहुत आसानी हो जाएगी। तो जो इतिहास है, ऐसा नहीं है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी घटना या आपकी घटना इतिहास बन जाए। तो इसके लिए कुछ कंडीशनें हैं जो कि फॉलो करना होता है। कंडीशनें क्या है कि प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित जो अतीत का क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसको हिस्ट्री कहते हैं। अब क्रमबद्ध ज्ञान क्या होता है? तो क्रमबद्ध ज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला आता है स्थापत्य कला यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स। नंबर 2 आता है साहित्य कला यानी लिटरेरी सोर्स, यानी वेद पुराण जो लिखते हैं ना उसे लिटरेरी सोर्स बोलते हैं। नंबर 3 आता है कॉइन यानी सिक्के। ये हिस्ट्री के 3 सोर्स जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब हिस्ट्री के जनक हैं, जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है उसके जनक जो हैं वो हेरोडोट्स थे, जो कि एक ग्रीक थे, यूनानी ग्रीक थे। जो इंडियन हिस्ट्री है उसके जनक मैगस्थनीज थे, जो भी एक यूनानी थे, जो चंद्रगुप्त के शासनकाल में हिंदुस्तान में आए थे। और लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 आता है प्रागैतिहास, नंबर 2 आता है आद्य इतिहास और नंबर 3 आता है इतिहास। जो प्राग्ञ इतिहास है, मानव का वो काल है, हमारे जो बुजुर्ग थे उनका वो काल है ये प्राग्ञ इतिहास, जिसके हमारे पास इन तीनों में से कोई भी सोर्स उपलब्ध नहीं है। यानी हमारे लिए उन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, ना सिक्के छोड़े, ना स्थापत्य कला छोड़ी और ना ही आर्कियोलॉजिकल सोर्स छोड़ा और ना ही साहित्य कला छोड़ी। कोई भी सोर्स नहीं है। इस काल को हम आदि मानव काल मानते हैं, आदि मानव काल। फिर आता है अध्य इतिहास। अध्य इतिहास में क्या है? इसके हमारे पास लिपि भी है, स्थापत्य कला भी है, लेकिन इसको ना पढ़ा जा सका है और ना ही समझा जा सका है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल होता है, जो काल था, वो अध्य इतिहास माना जाता है इसको। फिर आता है इतिहास। अब इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहले आता है एंशियंट हिस्ट्री, फिर आता है मेडिवल हिस्ट्री, फिर आती है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारत, फिर मॉडर्न हिस्ट्री मध्यकालीन, और फिर ये मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन, और फिर मॉडर्न आधुनिक भारत। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। जो हमारा जो बीसीई जो सन है वो ईसा से पूर्व का जो काल माना जाता है उसको बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा को माना जाता है। 2500 से 1700 तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल को माना जाता है। कई जगह 1750 बोलते हैं और कई जगह इतिहासकार 1500 तक मानते हैं। मैंने यहाँ 1700 तक लिखा है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। उसके बाद आता है 1700 से लेकर 1000 तक ऋग्वेदिक काल। इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद की रचना इस काल में हुई थी। 1700 से लेकर 1000 तक ऋग्वेदिक काल को माना जाता है। तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। इस काल में जो हमारे 4 वेद है ना, तो जो 3 वेद बच गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और जो पुराण उपनिषद इसी काल में उनकी रचना हुई थी। जो आर्य जो भारत में आए थे वो इसी काल में आए थे। यूरोप से, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों का कि आर्य यूरोप से आए थे और इन्होंने ही ये उत्तर वैदिक काल में आकर ये पुराणों और उपनिषदों की रचना की थी। तो आगे बताता हूं आपको। 363 से 483 तक गौतम बुद्ध काल आता है।
फिर आता है 540 से 468 तक महावीर जैन। उसके बाद आता है 444 से 412 तक हर्यंक वंश होता है। कई जगह हर्यक लिखते हैं लेकिन हर्यक नहीं होता है, ये पाली भाषा का शब्द है हर्यंक वंश। इसको त्रिपिटक में बताया गया था हर्यंक वंश के बारे में। तो ये पाली भाषा का शब्द है जिसको हर्यंक वंश बोलते हैं, और पितृहंता वंश भी बोलते हैं कि अपने पिता को मारने वाला, कि एक ने दूसरे अपने पिता को मार दिया, फिर उसके बेटे ने उसको मार दिया, तो इसको इसलिए पितृहंत हंता वंश भी कहते हैं। उसके बाद आया शिशुनाग वंश। इसका कार्यकाल 412 से 364 ईसा पूर्व तक माना गया है शिशुनाग वंश। उसके बाद आया नंद वंश, 364 से 321 तक नंद वंश का कार्यकाल हुआ। उसके बाद आया मौर्य वंश। मौर्य वंश 322 से 185 तक मौर्य वंश आया। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे हुए बिंदुसार, उनके हुए अशोक, ये जो सम्राट अशोक थे वो, और उसका उनके बेटे हुए बृहद्रथ। तो यहां पर इनका चैप्टर क्लोज हो जाता है। उसके बाद 90 बीसीई शकों का भारत पर आक्रमण, 58 बीसीई विक्रमा संवत शुरू, जो हमारा विक्रमा देशी संवत होता है ना, जो इंडियन संवत होता है, वो 58 बीसीई विक्रम संवत शुरू हुआ। उसके बाद 50 ईसा पूर्व से 250 तक सातवाहन दक्कन। फिर 100 से 300 ईस्वी तक संगम काल आया। उसके बाद 320 से 414 तक गुप्त काल। इसे भारत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। जो गुप्त काल था ना, वो भारत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। स्वर्णिम युग से जाना जाता है गुप्त काल को। जब गुप्त काल पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा आपको बताऊंगा। जो गुप्त काल थे, उनको जो गुप्त काल था उसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। फिर उसके बाद आया समुद्रगुप्त, और उसके बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। फिर आया 606 से 647 तक हर्षवर्धन कन्नौज। फिर 712 ईस्वी में, ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण, पहला अरबों का जो आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया 712 में सिंध पर। सिंध का राजा दाहिर था और सिंध पर आक्रमण किया था। पहला मुस्लिम शासक था वो भारत पर आक्रमण करने वाला, जो कि अरब देश से था। फिर 871 से 1173 चोल तंजौर। 916 से 1203 तक खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ है। फिर 1000 से 1027 तक महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण। महमूद गजनी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। 17 बार उसने आक्रमण किया था, 1000 से 1027 तक। एक साल छोड़ के वो कई बार एक साल में 2 आक्रमण करता था, तो कई बार एक साल में 1 आक्रमण करता। तो उसका जो सबसे बड़ा आक्रमण था वो था 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर, क्योंकि वहां से उसने बहुत ही लूटपाट की थी। सोमनाथ का मंदिर का जो आक्रमण था उसका बहुत बड़ा आक्रमण माना जाता है। उसके बाद 1191 तराइन फर्स्ट, जो तराइन फर्स्ट का युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो तराइन फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान जीत गए और मोहम्मद गौरी हार गया। फिर हुआ 1192 तराइन सेकंड। इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर थे जयचंद राजा, उसने धोखा देकर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान की यहां पर हार हो गई। तो आप यहां तक देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लो।
तो उसके बाद आता है हमारा 1206 से 1526 तक सल्तनत काल। सल्तनत काल में 5 वंशों ने शासन किया। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, फिर आया खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश, और सैयद वंश 1414 से 1451 तक सैयद वंश। उसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 तक लोधी वंश। यहाँ पर लोधी वंश समाप्त हो जाता है 1526 में पानीपत के युद्ध में। उसके जब खिलजी वंश चला हुआ था उस समय 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने, दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। तो विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। फिर 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। कालीकट के बंदरगाह पर, केरला के कालीकट बंदरगाह पर वो वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था। फिर 1526 से 1707 तक मुगल काल आता है। मुगल काल में पहले आता है बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इन 6 राजाओं ने शासन किया, जिसकी एक ट्रिक मैं आपको बता दूं। भजसो, भजसो से होता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। उसके बाद ये मुगल काल समाप्त हो जाता है 1707 में। ऐसा नहीं कि मुगल काल वहां समाप्त हुआ, कुछ शासकों ने और भी शासन किया, लेकिन कईयों ने 6 महीने, कईयों ने 1 साल तक ही शासन किया, लेकिन उसको ज्यादा नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद बीच में ये जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, तो 3 युद्ध हुए थे पानीपत में। दूसरा हुआ था 1556 में, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? हैमू और अकबर के बीच। तीसरा युद्ध हुआ था मराठाओं और मोहम्मद शाह अब्दाली का नाम सुना होगा आपने। मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच युद्ध हुआ था 1761 में, तीसरा युद्ध हुआ था। फिर 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। फिर 1757 में प्लासी का युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध बंगाल में। फिर 1775 और 1787 फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध। फिर 1760 में पौंडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। इसमें फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हार हुई थी। 1784 में टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक संधि हुई थी, जिसे पीट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। और यहाँ सर विलियम जोन्स थे, उन्होंने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1799 में मैसूर युद्ध हुआ था। फिर 1803 और 1805 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, सेकंड वार आंग्ल मराठा युद्ध। फिर 1853 में बॉम्बे टू ठाणे रेल चलाई गई थी। पहली बार भारत में जो रेल चलाई गई थी वो 1853 में चलाई गई थी। और इसी साल एक और घटना हुई थी। क्या हुई थी? कलकत्ता टू आगरा टेलीग्राफ लाइन को बिछाया गया था। फिर 1857 में क्रांति शुरू हो गई। 1858 में भारत ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। कि क्रांति में ऐसा हुआ कि भाई ब्रिटिश जो इंग्लैंड में बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये बोला कि वायसराय, आप जो वायसराय होते थे भारत में, आपका काम नहीं रहा। अब जो भी हम फैसला लेंगे, जो भी एक्ट पास करेंगे, हम इंग्लैंड से ही बैठकर पास करेंगे। इसलिए भारत ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था। कब? 1858 में। फिर 1861 में एक विशेष घटना हुई थी, विशेष घटना जो कि आज भी इंडियन सिविल सर्विस सेवा जो वहां से शुरू हुई थी, इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया था 1861 में। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 1875 आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी आर्य समाज की स्थापना। उनका नारा था वेदों की ओर लौटो। 1885 में इंडिया नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और किसकी उस टाइम भारत में ये जो वायसराय था वो कौन था? वो था डफरिन। कौन था? ध्यान से सुनना, डफरिन। तो
1905 में फिर बंगाल विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। फिर 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन क्या था? जब नेशनल कांग्रेस बनी थी तो एक ही पार्टी थी, तो उसमें फिर दो पार्टियां बन गई थी, एक नरम दल और एक गर्म दल। फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था। दिल्ली दरबार विशेषकर क्यों माना जाता है? क्योंकि इस दरबार में पहली बार जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ दिल्ली दरबार में गाया था। 1914 में गांधी का भारत आगमन हुआ था। पहली ये महात्मा गांधी कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे, जो लौटकर भारत आए थे। कब आए थे? 1914 में। तो इसी साल से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी शुरू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1914 में, 1918 तक चला था। तो फिर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। किसके बीच हुआ था? कांग्रेस के बीच और मुस्लिम लीग के बीच, जिसे होम रूल लीग से भी जाना जाता है। फिर 1919 में मॉन्टेचम्स फोर्ट सुधार हुआ था, और इसी साल रोलेट एक्ट पास हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू कर दिया। असहयोग की, अंग्रेजों का हम कोई भी सहयोग नहीं करेंगे, उसे असहयोग का नाम दिया गया था। तो फिर 1922 में चौरा चौरी जब हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। फिर 1928 में साइमन कमीशन पास हुआ। 1928 में साइमन कमीशन पास हुआ। इसमें साइमन तो हिंदुस्तान में हड़तालें शुरू हो गई, जिसमें आपको पता है लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो गई थी। गो साइमन गो के नारे उन्होंने लगाए थे, और लाठी चार्ज से उनकी कई चोटें आने से उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर 1929 में असेंबली बम अटैक किसने किया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम गिराया था। कब? 1929 में। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ था सविनय मतलब आदर के साथ उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, आदर से उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दो। तो 1930 में चलाया गया था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीस में पहला गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल सम्मेलन हुआ था 1930 में। महात्मा गांधी को बुलाया था इंग्लैंड में, तो महात्मा गांधी नहीं गए थे उस पहले गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी नहीं गए थे। तो जो इरविन था उस टाइम यहाँ का जो वायसराय था वो इरविन था। तो इरविन को ये जिम्मेदारी दी गई थी, तो जैसे तैसे करके महात्मा गांधी को इंग्लैंड लेकर आ। तो इसलिए फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। 1931 में इरविन पैक्ट हुआ था, एक समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच में, कि महात्मा गांधी ने ये कंडीशन रखी थी, अगर मैं जो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था 1930 में, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेता हूं, लेकिन आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। शर्तें क्या थी? कि जो हमारे क्रांतिकारी आपकी जेल में बंद है उनको छोड़ दिया जाए। तो इरविन ने मान लिया कि भाई मैं आपके क्रांतिकारियों को हम छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ चालाकी और की थी बीच में, और बाकी को तो सब छोड़ दिया, लेकिन भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को ना छोड़कर उन्होंने उस समझौते के केवल 24-25 दिन बाद उनको फांसी दे दी गई थी, इरविन पैक्ट के बाद। फिर 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। फिर 1937 में एक इलेक्शन हुए थे। कांग्रेस जिसमें 7 राज्यों में जीत गई थी, 11 में से 7 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई थी 1937 में। फिर 1938 में हरिपुरा सम्मेलन हुआ था, और 1942 में क्रिप्स कमीशन भारत आया था। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन, और 1947 में 3 जून को विभाजन हो गया था। और जुलाई में भारत की आजादी का जो एक्ट है वो पास हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। भारत की आजादी का एक एक्ट पास हुआ था, और 14 और 15 अगस्त भारत आजाद हो गया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो टाइमलाइन, हिस्ट्री टाइमलाइन, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। धन्यवाद। जरूर अगली वीडियो में मैं जरूर आपके साथ मिलूंगा। तब तक धन्यवाद।